everyone and welcome to your 2-minute series lecture for polity and governance। अब आज का लेक्चर जो है यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर कि पिछले कुछ सालों में along with a lot of factual and analytical questions यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का ट्रेंड भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। राइट, सो क्वेश्चंस लाइक जो कि आपको पूछ रहे हैं कि आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इवन द डिफरेंस बिटवीन और द कॉमनैलिटी बिटवीन एक्चुअली गांधीनिज्म एंड मार्क्सिज्म। राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू में पता लगता है दैट यूपीएससी हैज रियलाइज्ड कि हम सारे ही लक्ष्मीकांत तो पढ़ के जा ही रहे हैं, बट क्या जो उसके अंदर लिखे गए वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, तो जैसे कि हम प्रियम्बल में पढ़ते हैं, जब हम प्रियम्बल शुरुआत करते हैं हम कहते हैं दैट देयर आर सर्टेन फीचर्स, देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल। क्या हमने बस उनको रट लिया है और हैव वी एक्चुअली अंडरस्टूड व्हाट दोस कॉन्सेप्ट्स स्टैंड फॉर? एंड दैट इज व्हाई ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर फेसिंग प्रॉब्लम में कि आखिरकार इनमें से सही आंसर कौन सा है। राइट, तो यही क्लैरिटी आपको देने के लिए ये दो पार्ट्स का जो है ये लेक्चर आएगा। राइट, दिस विल बी पार्ट 1 which will talk about certain important concepts of polity, and then another part will come. Now a lot of these concepts are from very importantly political theory की जो किताब है NCERT प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो है उसके अंदर भी काफ़ी सारे ये कॉन्सेप्ट्स मेंशन्ड है। तो इन दोनों के थ्रू, क्योंकि एनसीईआरटी हैपेंस टू बी अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेक्स्ट, तो जो उन गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेक्स्ट में लिखा होता है चांसेस आर वही यूपीएससी की आंसर की में भी करेक्ट आंसर होगा। राइट, सो आपके सामने अब कुछ हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल टर्म्स, अगर वैसे क्वेश्चंस आए क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है, इनको हम फटाफट करा देते हैं। Now let's move on. Before we move on to the first concept of the day, just to let you know कि हमारा बैच 5 जो है लॉन्च हो चुका है and 13 September onwards our classes will start. Apart from the usual bundles of GS, हमारा political science and IR optional, sociology optional, essay optional, इनके साथ ही साथ अब you also have individual courses. तो अगर आप individual courses लेना चाहते हैं जैसे कि polity हो गया, polity and governance हो गया, eco हो गया, geography हो गया, history हो गया, ये सब individual courses भी available है एट ओनली ₹4000। तो आप अपने हिसाब से जो है ये सब्जेक्ट कोर्स ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। अब ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन में रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हाल फिलहाल में, चाहे हम न्यूज़पेपर्स की बात करें, चाहे हम इन जनरल गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स एक्सेट्रा है उनकी बात करें, राइट, इन सारे ही डिबेट्स के अंदर ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, फॉर एग्जांपल मेंस के अंदर आया हुआ है कि अंबेडकर ने क्या कमेंट किया था ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ऑप्शनल के अंदर ये क्वेश्चन आया था, बट कई बार ऑप्शनल के क्वेश्चन ही इंडिकेटर आपको दे रहे हैं प्रीलिम्स के भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सोच सकता था कि गांधीनिज्म एंड मार्क्सिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, वो हम कितना ज़्यादा रिलेट करते हैं से पीएसआई और ऑप्शनल के साथ, बट प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ऐसे कई इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं जो कि पॉलिटी के अंदर एडिटोरियल्स में, न्यूज़पेपर में आपको पढ़ने को मिलते हैं, उन पे आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जब भी आपके दिमाग में पहली चीज बात आती है, कई बार बच्चे क्या सोच लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इक्वेट्स विद व्हाट, कि एनी कंट्री जिसके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डॉक्ट्रिन को भी फॉलो कर रही है। सो डज merely having a written constitution equate with constitutionalism? तो नहीं, ये गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ब्रिटेन के अंदर देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
येट बिकॉज इतने टाइम से एक लिबरल डेमोक्रेसी का ट्रेंड चलता आ रहा है एंड लोगों के अंदर ये प्रिंसिपल्स, ये पॉलिटिकल आइडियल्स इतने एंट्रेंच हो गए हैं कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का नॉर्म जरूर चलता रहता है। तो ठीक है, अगर हमने ये जान लिया दैट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ये नहीं है कि जरूरी ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फिर कहां से आता है? सबसे पहले एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द फैक्ट कि गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी एंड पावर है वो आर्बिट्ररी नहीं है। आर्बिट्ररी मतलब गवर्नमेंट का जो मन आया वो कर दें, ठीक है, कि गवर्नमेंट का मन आया कि हम जो है इस कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एंड जितने भी ये कम्युनिटी के लोग हैं वी विल एक्सपेल देम फ्रॉम आवर कंट्री। क्या गवर्नमेंट ऐसा एक आर्बिट्ररी डिसीजन ले सकती है? नहीं ले सकती। व्हाई? क्योंकि उनकी जो पावर है वो डिटर्मिन की जाएगी किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। एंड मोर ऑफन देन नॉट ये लॉ क्या होता है? ये लॉ होता है आपका सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कौन सा होता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन कर देती है कि गवर्नमेंट कितनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है। नेक्स्ट, इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर जो गवर्नमेंट है उनके पास ऑल कंज्यूमिंग पावर नहीं होती, कि मतलब बाउंड बॉर्डरलेस पावर। ऐसा नहीं है कि मतलब जितनी पावर वो प्रैक्टिस करना चाहे लिमिटलेस पावर है उनके पास, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिमिट भी करती है गवर्नमेंट की पावर। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें, पावर ऑफ द गवर्नमेंट जो है किसके थ्रू लिमिटेड है? सबसे पहले हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिमिट करते हैं, राइट, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। साथ ही में द फैक्ट कि हमारे पास एक फेडरल सिस्टम है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है ऑल कंज्यूमिंग पावर नहीं है, बल्कि यही पावर जो है हमारे स्टेट्स के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तभी हम क्या बोलते हैं कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सॉवरन नहीं है। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश पार्लियामेंट को हम सॉवरन बुलाते हैं, बट हम इंडियन पार्लियामेंट को नहीं बुलाते। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और अथॉरिटी हमारी इंडियन पार्लियामेंट या इंडिया को कंट्रोल करती है, नहीं। हम क्या बोलते हैं कि सॉवरन, सॉवरन कौन है? सॉवरन एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया है। पार्लियामेंट जो है उसकी पावर curtailed है by A, the presence of a written constitution, the presence of certain fundamental rights, the presence of a federal system, plus the presence of an independent judiciary जिसके पास जुडिशियल रिव्यू की जो है पावर होती है। तो एनी लॉ दैट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, इसी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के आइडिया में द फैक्ट फर्स्टली कि गवर्नमेंट की पावर एंड अथॉरिटी कहां से वो डिराइव करते हैं? फ्रॉम द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सेकेंडली, ये पावर जो है अनलिमिटेड पावर नहीं है, बल्कि क्या है? लिमिटेड पावर है, लिमिटेड गवर्नमेंट है। थर्डली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, यहीं से निकलता है ये आइडिया कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? दैट एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ एंड विल गेट इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉ। कोई प्रिविलेजेस नहीं होगी, किसी के पास एक हायर स्टेचर नहीं होगा एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल बीइंग ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ ही में फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल जो सिटीजन्स है वो प्रॉमिस की जाती है, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स द्वारा, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द्वारा, हमारे प्रीएम्बल द्वारा ये चीजें प्रॉमिस की गई हैं। एंड लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो कि इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन ना करे एंड अपनी डिफाइंड पावर्स के अंदर ही जो है फंक्शन करे, उतनी ही अथॉरिटी आजमाए जितनी उनको परमिट की गई है। राइट, लेट्स वेरी क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अ वेरी वेरी वाइडली नोन, बट कई बार हम उसको समझ नहीं पाते हैं, कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्रीडम। तो अगर आपको फ्रीडम के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द वेरियस कॉन्टोर्स ऑफ फ्रीडम? फ्रीडम, यही चीज हम लिबर्टी की बात भी कर सकते हैं। फ्रीडम या लिबर्टी अगर आ गया तो दोनों के ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर अ लॉट ऑफ दीज जो एलिमेंट्स हैं वो काम करेंगे। तो पहला जो होता है एक आइडिया जो कि हम फ्रीडम या लिबर्टी के साथ एसोसिएट करते हैं, इज द आइडिया ऑफ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। इसको हम नेगेटिव लिबर्टी भी बुलाते हैं।
राइट। ये सब आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है कि तो ये सिर्फ ऑप्शनल नहीं बल्कि आपकी जीएस में भी पूछा जा सकता है, तो प्रीलिम्स के अंदर इनके ऊपर नज़र ज़रूर बना के रखें। तो इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे गाड़ी चलानी है तो कोई मुझे रोक नहीं रहा कार चलाने से। अगर मैं ऑब्वियसली एक सर्टेन एज की हो गई हूँ, अगर मेरे पास लाइसेंस है, तो नोबडी कैन से दैट बिकॉज से यू आर अ वुमन सो यू कांट ड्राइव, है ना। जैसे कि कितने सारे अरब स्टेट्स में होता है दैट योर जेंडर डिटर्मिन्स वेदर यू आर अलाउड टू ड्राइव अ कार और नॉट, राइट। सऊदी अरेबिया में कितनी औरतों को कितनी प्रोटेस्ट एक्सेट्रा करनी पड़ी टू डिमांड देयर राइट टू ड्राइव अ कार। तो इस तरह के कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स नहीं है जो कि मेरी चॉइस को, जो कि मेरी एबिलिटी को लिमिट करते हैं। बट क्या सिर्फ यही एक डेफिनेशन है लिबर्टी या फ्रीडम की? तो हम कहते हैं नहीं, ये सिर्फ एक डेफिनेशन है क्या, नेगेटिव लिबर्टी की। बट when we talk about absence of something that stops you from doing what you want to do or stops you from making a choice that you want to make, जैसे कि मेरा गाड़ी चलाना गवर्नमेंट द्वारा रोकना क्योंकि मैं एक औरत हूं। दूसरा एक एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी जो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, हम उसको कहते हैं, ये नेगेटिव वाला क्या होता है, इसको हम कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम, क्योंकि वी आर डिमांडिंग फ्रीडम फ्रॉम सर्टेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, राइट। नेक्स्ट ये जो आइडिया ऑफ लिबर्टी आया है, जो नेक्स्ट कंपोनेंट आया है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी या फिर फ्रीडम टू, ठीक है। तो बेसिकली अब ये आइडिया क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है पॉजिटिव लिबर्टी का, एज द नेम इटसेल्फ कॉनोटेट्स, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आपके अंदर इंश्योर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे फोकस है नॉट जस्ट ऑन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, कि बाहर से कोई बाधाएं ना हो, पर एट द सेम टाइम मेरी एबिलिटी, मेरी क्षमता टू डेवलप एंड एक्सप्रेस माई क्रिएटिविटी, माई टैलेंट, माई पोटेंशियल, उन सब के लिए भी जो है एक नेसेसरी एक फाउंडेशन ले डाउन की जानी चाहिए। तो जैसे कि मैंने कार चलाने वाला एग्जाम्पल दिया, जहाँ पे मैंने बोल दिया कि हाँ जी मुझे कोई रोकना नहीं चाहिए, मेरे को गवर्नमेंट ना बोले दैट बिकॉज आई हैपन टू बी अ वुमन आई कैन ड्राइव द कार, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो नीड टू हैव द एबिलिटी टू ड्राइव अ कार, राइट। मतलब आई शुड बी एबल टू गो टू अ ड्राइविंग स्कूल, आई शुड बी एबल टू गेट अ लाइसेंस, आई शुड बी एबल टू ओन अ कार, ठीक है, कि मैं काम कर पाऊँ, ताकि मैं इतना कमा पाऊँ कि मेरे पास गाड़ी हो पाए, ताकि मेरी पोटेंशियल ढंग से डेवलप हो पाए। सिमिलरली देयर नीड टू बी गुड रोड्स, है ना, क्योंकि अगर अच्छी रोड नहीं होगी तो आई विल बी प्रोन टू व्हाट, आई विल बी प्रोन टू एक्सीडेंट्स, आई विल बी प्रोन टू लॉस ऑफ माई लाइफ, जो कि एक तरह से हिंडर कर सकेगा मेरी कैपेसिटी की डेवलपमेंट। तो आपकी पोटेंशियल पूरी तरह से ग्रो हो पाए, ये सब भी जो है आपकी लिबर्टी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स की, या फिर हम जब नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि रोकते हैं स्टेट को फ्रॉम इंटरफेयरिंग टू डू समथिंग, है ना। ये रोक रहे हैं कि स्टेट ने इंटरफेयर नहीं करना, दखल अंदाजी नहीं करनी इन सर्टेन डोमेन्स, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो राइट टू फ्रीडम है, जो कि आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं, तो स्टेट मुझे, ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, स्टेट मुझे अपनी ओपिनियन, अपने बिलीव्स, अपनी चीजें एक्सप्रेस करने से रोक नहीं सकता है। एट द सेम टाइम देयर आर ऑल्सो सर्टेन फ्रीडम्स, देयर आर सर्टेन आइडियाज, देयर आर सर्टेन चीजें जो कि हमें ये पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ लेके जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्टिकल 21A की बात करें, जो कि राइट टू एजुकेशन है, जो कि स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि फॉर मी टू डेवलप माई पोटेंशियल एंड टू हैव अ लाइवलीहुड एंड टू अर्न वेल एंड टू डू वेल इन लाइफ, मेरे पास वो नेसेसरी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो कैपेबिलिटी कैसे हो पाएगी? इफ आई एम वेल एजुकेटेड, अगर मैं एक अच्छे स्कूल जा पाऊँ, तो ये उन्होंने किसके थ्रू प्रोवाइड कर दिया? थ्रू RTE। तो दोनों ही नेगेटिव एलिमेंट भी है प्लस पॉजिटिव एलिमेंट है। लास्ट एलिमेंट जो कि याद रखना जरूरी है कि लिबर्टी या फ्रीडम का ये मतलब नहीं कि एब्सेंस ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट्स, कि खुली छूट है, उसको हम लिबर्टी नहीं बोलते, उसको हम लाइसेंस बोलते हैं। अगर खुली छूट हो, जो मर्जी करो, तो फिर तो कल को मैं जाके किसी का मर्डर कर दूं, है ना, मेरे पास तो चॉइस है, मेरे को बंदा पसंद नहीं आया तो आई वेंट एंड किल्ड हिम, है ना। there need to be certain basic social constraints, certain basic legal constraints, ताकि सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे एंड ए कंप्लीट स्टेट ऑफ अनार्की या chaos ना पैदा हो जाए, राइट। सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ योर फ्रीडम। नेक्स्ट अप नाउ इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत ही कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है,
जो कि इंडिया के अंदर काफी डिबेट में भी रहा है। तो सेक्युलरिज्म के ऊपर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन जो है आने की काफी चांसेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हम सेक्युलरिज्म को समझते कैसे हैं। ठीक है, अब कैसे समझते हैं? सबसे पहला जो एक सबसे बेसिक एलिमेंट होता है सेक्युलरिज्म का, जो कि वन एंड एवरीवन ऑलमोस्ट एंड्स अप नोइंग इज दैट देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। मतलब अनलाइक थियोक्रेटिक स्टेट्स जिनका एक प्रोक्लेम्ड या ऑफिशियल रिलीजन होता है, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है तो उनका प्रोक्लेम्ड ऑफिशियल जो है प्रोक्लेम्ड रिलीजन जो है वो इस्लाम है। सिमिलरली आप अगर वैटिकन जो है अगर उसको देख ले, वैटिकन क्योंकि वो एक पेपल सिटी स्टेट है तो उसके अंदर क्या है, आपका रोमन कैथोलिसिज्म जो है वो वहाँ का एक प्रिस्क्राइब्ड रिलीजन हो गया। तो अनलाइक सच थियोक्रेटिक स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के अंदर जो है सेपरेशन होती है। स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। स्टेट अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ एसोसिएट नहीं करता है, ना ही प्रेफरेंस रखता है फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, कि हम इंडिया में ये नहीं बोल सकते जस्ट बिकॉज मेजॉरिटी में हिंदूज हैं तो हम हिंदूज को ही सिर्फ सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे स्टेट का रिलीजन जो है सिर्फ हिंदुइज्म है। ठीक है, ऐसा नहीं है इंडिया में। मतलब इंडिया में देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एंड स्टेट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज दैट ये अपोज करता है ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। इसका मतलब क्या है, अब हर कंट्री में मोस्ट स्टेट्स में, नेशन स्टेट्स में, चाहे जो भी हम नेशन स्टेट देख लें, दे हैपन टू बी सर्टेन कम्युनिटीज जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जो कि मेजॉरिटी में होती है, एंड देन अदर कम्युनिटीज जो कि माइनॉरिटीज होती हैं। तो ये इंश्योर करना भी ज़रूरी होता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है या फिर जो पावरफुल कम्युनिटी है, ज़रूरी नहीं उनका नंबर ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल सीरिया के अंदर हम देख सकते हैं, सीरिया में क्या है कि हमारे जो अलावाइट्स हैं, जो आपके असाद हैं, वो अलावाइट सेक्ट को बिलोंग करते हैं। अलावाइट सेक्ट है माइनॉरिटी में, बट सारी पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में थी। ठीक है, और जो मैक्सिमम मेजॉरिटी सुन्नी पॉपुलेशन थी उनके पास पॉलिटिकल जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो क्या हो रहा था, दैट वन कम्युनिटी वाज डोमिनेटिंग अदर रिलीजन्स। तो इस तरह की इंटर रिलीजियस डोमिनेशन जो है अलाउड नहीं होती, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डिसाइड्स टू कॉल ऑल द शॉट्स व्हाइल द रेस्ट ऑफ देम हैव टू फॉलो इट। अब amongst all the religions कोई फॉर्म ऑफ डोमिनेशन नहीं होगी, ये तो हम समझते ही हैं। बट इसी के साथ साथ सेक्युलरिज्म ऑल्सो स्टैंड्स फॉर वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम भूल जाते हैं। वो क्या है, ना ही सिर्फ इंटर रिलीजन बट इंट्रा रिलीजन के अंदर भी, मतलब विद इन अ रिलीजन भी कोई भी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन हटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेक्युलरिज्म में है, पर्टिकुलरली द काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म जो कि इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है। राइट, जब भी हम यहाँ पे सेक्युलरिज्म की बात करें, यूपीएससी तो इंडिया रिलेटेड सवाल ही पूछेगा ना, तो ये सब डेफिनेशन सेक्युलरिज्म क्या है, एज इट प्रिवेल्स इन इंडिया। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं जैसे कि विद इन हिंदुइज्म ही हमने देखा था there were numerous social evils जो कि एग्जिस्ट करते थे। सोशल evils जैसे कि कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, राइट, देन देवदासी सिस्टम था, सती था, राइट। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स जो है एग्जिस्ट करते थे। तो क्या हुआ, स्टेट ने पॉजिटिव मेजर्स लिए, क्या करने के लिए, टू ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म टू एंश्योर कि विद इन स्टेट भी किसी तरह की डोमिनेशन ना की जाए बाय वन पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ द अदर सेक्ट। तो फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म में अपर कास्ट जो हैं, जो दलित्स हैं, उनको और मार्जिनलाइज ना करें, उनको और ऑप्रेस ना करें, अनटचेबिलिटी जैसी जो प्रॉब्लम है उसका खात्मा हो सके, जो विमेन है इन हिंदुइज्म इनको इक्वल राइट्स मिल सके। सिमिलरली हम देख रहे हैं माइनॉरिटीज के अंदर भी ये सब चलता आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स के अंदर पर्सनल लॉ अलाउड है, बट देन अगेन रिफॉर्म इज बीइंग इनिशिएटेड इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि हमने ट्रिपल तलाक जो है वो बैन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से विद इन रिलीजन भी एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल, उनको अपोज किया जाता है बाय द फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, जो कि इंडिया में प्रैक्टिस हम करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो है हम एक पॉजिटिव वैरायटी ऑफ सेक्युलरिज्म मानते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव वैरायटी जो कि प्रमोट करता है
tolerance and equality को both between and within religions. We understand that societies like India जो है इनको हम क्या बुलाते हैं, मल्टी रिलीजियस या फिर मल्टी कॉन्फेशनल. इनका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये नहीं है कि लोग ही रिलीजियस नहीं है, लोग बहुत रिलीजियस है, बहुत फेथ रखते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स को प्रैक्टिस करते हैं, बट बिकॉज देर आर सच मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजन्स एंड फेथ्स इन द कंट्री, ज़रूरी है सारे ही रिलीजन्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को टॉलरेट करें एंड एक दूसरे में दखल अंदाजी जो है ना करें. सो ये एक तरह से द आइडिया ऑफ प्लूरलिज्म जो है उसको सपोर्ट करता है. लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एक और चीज़ जो कि याद रखनी ज़रूरी है कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जब हम इंडिया की बात करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम द नेगेटिव सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो कि हम वेस्ट में देखते हैं, वेरिन देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट स्फेयर एंड आपका रिलीजन जो है इज रेलिगेटेड टू द प्राइवेट स्फेयर. इंडिया के अंदर ये जो इंडिविजुअल राइट तो है ही है ऑफ राइट टू रिलीजन, जहाँ पे हर इंडिविजुअल के पास राइट है कि जो भी फेथ जो है उसको वो प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपगेट कर सकते हैं, बट सिमिलरली कम्युनिटीज को भी ग्रुप राइट्स दिए गए हैं अपने रिलीजन को सेलिब्रेट करने के लिए. तो हम देखते हैं इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश होती हैं, बहुत सारी कल्चरल ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो इस्टेब्लिश होती हैं जो कि रिलीजियस एक प्रमोशन है, राइट, उसके अंदर हेल्प करती हैं. तो इस तरह से इंडिया के अंदर ना ही सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस बट इनफैक्ट कम्युनिटी राइट्स भी, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी राइट्स भी जो हैं एग्जिस्ट करते हैं. तो जैसे कि बहुत सारी माइनॉरिटीज़ को है अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज, अपने ट्रेडिशंस, अपने पर्सनल लॉज को सेव गार्ड करने का मौका दिया गया है. सो अनलाइक वेस्टर्न सेक्युलरिज्म विच इज ओनली फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल बेस्ड राइट्स ऑफ रिलीजन, जहाँ पे हर इंडिविजुअल के पास राइट है टू एक्सप्रेस एंड मेनली टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, बट क्या होता है उसको ग्रुप राइट में नेसेसरली जो है कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रांस के अंदर इतनी डिबेट चल रही है हिजाब को डालने को लेके. वो कहते हैं कि आप घर में हिजाब डालिए क्योंकि आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, पर जब आप काम पे आ रहे हैं, बट यूनिवर्सिटी पे आ रहे हैं, तब आप पब्लिक स्फेयर में एंटर कर जाते हैं, तो वहां पे आपका प्राइवेट स्फेयर खत्म हो गया, वहां पे जो है अब आप ये हिजाब डाल के नहीं आ सकते. ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं इंडिया के अंदर देयर इज अ सेलिब्रेशन ऑफ ग्रुप राइट्स. फॉर एग्जांपल जो हमारे सिख सोल्जर्स हैं, दे आर अलाउड टू वेयर टर्बन्स इन द आर्मी ऑल्सो, राइट. सिमिलरली बहुत सारी जो रिलीजियस हॉलीडेज हैं जो कि अ नंबर ऑफ फेथ्स को बिलोंग करती हैं, उन दिनों पे पब्लिक हॉलीडेज होती हैं, राइट. तो ये जो एक रिकग्निशन एंड सेलिब्रेशन ऑफ ग्रुप राइट्स है, ये इंडियन सेक्युलरिज्म का एक खास फीचर है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स इटसेल्फ. ठीक है, अब ये राइट्स का आइडिया क्या है, राइट्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अब राइट्स क्या है? सबसे पहले राइट्स माने जाते हैं कि ये ऐसे कुछ इंटाइटलमेंट्स हैं या कुछ क्लेम्स हैं जो कि सिटीजन्स को दिए जाते हैं. तो सिटीजन्स जो कि एक पर्टिकुलर नेशन स्टेट को बिलोंग करते हैं, उनको ये राइट्स जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये माना जाता है कि ये राइट्स जो हैं उनके वेल बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21, ठीक है. तो ये राइट टू लाइफ जो है इंश्योर करता है, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स में बोला है कि हमारे पास एक अच्छी कंफर्टेबल और एक पोल्यूशन फ्री लाइफ जीने का अधिकार हो. ये नहीं कि हमारी एक बेयर मिनिमम एनिमल एग्जिस्टेंस हो. एंड दैट इज वाई बहुत सारी और भी चीज़ें इसके अंदर इंश्योर कर दी गई है कि हमारे पास प्रिवेसी हो, हमारे पास क्लीन एयर हो, हमारे पास अच्छा खाना खाने को हो. ये सारी चीज़ें जो हैं इसके विद इन इंश्योर कर दी गई हैं. Secondly and very importantly, not just well-being but these rights also happen to be a source of self-respect and dignity, right? So for example, rights like आपके article 14 के अंदर आ गया which is right to equality, या फिर हमारा जो है article 15 आ गया which is your protection against discrimination, right? जो कि importantly ensure करता है कि सारे citizens जो हैं equal. आर्टिकल 16 जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अलाउ करता है.
आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, आर्टिकल्स 23, 24 जो कि किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन, बेगार, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, राइट, इन सब को खत्म करते हैं। तो मतलब ये ना ही सिर्फ वेल बीइंग बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इंश्योर करने के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, अब हम काफ़ी बार क्या बोलते हैं कि वेस्टर्न थ्योरी के अंदर जब भी हम पढ़ते हैं विद अ लॉट ऑफ थ्योरिस्ट जैसे कि जॉन लॉक हो गए, हॉब्स हो गए, हम क्या देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ दीज राइट्स एमिनेट फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ, जिनको हम नेचुरल राइट्स कहते हैं, राइट। द फैक्ट कि दीज राइट्स वर प्री गिवन इन द नेचर, ठीक है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। क्या इंडिया के अंदर भी ऐसा एक सिस्टम एग्जिस्ट करता था? तो हम कहते हैं नहीं। इनफैक्ट इंडिया के अंदर क्या था, इंडिया के अंदर विद द कमिंग इन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो है प्रोएक्टिवली उस संविधान के अंदर इम्बॉडी किए ये लॉज। देयरफॉर द फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे पार्ट 3 के अंदर हैं एंड न्यूमरस और भी अदर राइट्स जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है बट पार्ट 3 में नहीं है, इनको लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन मिली हुई है, विच इज व्हाट मेक्स देम सो सैक्रोसैंक्ट, राइट। द फैक्ट दैट दे हैव बीन रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज व्हाई जब भी इनका उल्लंघन हो रहा होता है द जुडिशरी स्टेप्स इन वाया जुडिशियल रिव्यू फॉर देयर प्रोटेक्शन। Lastly and very importantly, most of these rights in India are directed towards the state, ठीक है। तो मोस्टली ये एक तरह से या तो स्टेट को कुछ करने से रोकते हैं जैसे कि हमारे राइट टू फ्रीडम है, या फिर स्टेट को कहते हैं कि आप कुछ मेजर्स लीजिए इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए वो कहते हैं कि स्टेट कोई ऐसे लॉ बनाए ताकि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ना हो पाए। सिमिलरली आर्टिकल्स 23 एंड 24 जो कि एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि स्टेट ऐसे लॉज बनाए ताकि कोई भी इंसान जो है वो एक्सप्लॉयट ना हो। हाउएवर नॉट टू से कि सिर्फ वर्टिकल एप्लीकेशन होती है, याद रखिए वर्टिकल एप्लीकेशन का क्या मतलब है, वर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ राइट्स मीन्स कि ये स्टेट की तरफ डायरेक्ट हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ राइट्स मीन्स कि ये बाकी प्राइवेट इंडिविजुअल्स की तरफ भी जो है अप्लाई हो सकते हैं। तो अगर आपको कभी प्रीलिम्स में ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है दैट देयर इज इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टलाइजेशन ऑफ राइट्स इन इंडिया, तो ये सही होगा, राइट। बाय जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अनटचेबिलिटी की बात करें, आर्टिकल 17 की बात करें, तो ना ही सिर्फ स्टेट को बोला जाता कि आप लॉ बनाइए, बट प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अगर वो किसी भी तरह से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो उन पे रोक लगाई जा सकती है, उनको पनिश किया जा सकता है फॉर सच एक्शंस। सिमिलरली आप 21A देख लीजिए, राइट। जो 21A है उसके अंदर स्टेट ने तो प्रोवाइड करनी है एजुकेशन, बट ये भी ज़रूरी है कि किसी भी तरह से कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट बॉडी रोके ना किसी भी बच्चे को अपना ये राइट टू एजुकेशन का अधिकार फुलफिल करने से। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बहुत ही एक्सपेंसिव जजमेंट्स है उनके कारण देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टलाइजेशन ऑफ राइट्स, इवन दो मोस्टली राइट्स जो हैं उनकी वर्टिकल एप्लीकेशन होती है, मतलब मोस्टली ये स्टेट के अगेंस्ट डायरेक्टेड होते हैं, या स्टेट को रोकते हैं या फिर स्टेट को बोलते हैं कि आप कोई काम कीजिए, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हम दे करेंगे हम नेशन एंड नेशनलिज्म का, अगेन समथिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। सो इसके ऊपर भी कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है। सबसे पहले नेशनलिज्म जो है, जो नेशन का आइडिया है, इट इज ऑफन डिफाइंड एज बीइंग रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ एन इमेजिन्ड कम्युनिटी। इसका मतलब क्या है कि हम कभी भी नेशन क्या हम फैमिली से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी ट्राइब या विलेज से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट, चाहे फैमिली हो या ट्राइब हो, राइट, हम एक दूसरे को या फिर मैक्सिमम पॉपुलेशन को जो है फेस टू फेस मिले होते हैं। क्या एक नेशन स्टेट में ये पॉसिबिलिटी है कि मैं हर सिटीजन को फेस टू फेस जानती हूँ या फेस टू फेस उनको मिल भी पाऊँ, इवन if मैं जानूँ ना, राइट? तो नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है दैट आई कैन मीट ऑल ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन द नेशन। तो ये क्या है? ये एक फेस टू फेस नहीं, एक कॉमन बिलोंगिंग की ऐसी कम्युनिटी तो है, बट ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटी है। क्यों? क्योंकि एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है, बिकॉज वी कांट मीट एवरीवन। हम
अब अपने YouTube के चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं सारे, उनसे नहीं फेस टू फेस मिल सकते, तो हम पूरे कंट्री के लोगों को कैसे मिल लेंगे? ठीक है, सो ये एक इमेजिन्ड की हुई कम्युनिटी होती है विच इज हेल्ड टुगेदर नॉट बाय फेस टू फेस मीटिंग्स और नॉट बाय जस्ट कि ये मेरे रिश्तेदार हैं या मेरी ट्राइब को बिलोंग करते हैं, मेरे रिलीजन को बिलोंग करते हैं, बट सर्टन लार्जर कलेक्टिव बिलीव्स, aspirations and imaginations, right? So बहुत सारी countries के अंदर this can be a common language, it can be a common culture, it can be a common tradition, it can be a common history, it can be a common heritage. तो कुछ भी ऐसी चीज जो कि bands them together and makes them and helps them imagine themselves as a community, उसको हम nation के साथ associate करते हैं. Now very importantly, इसी nationalism में there is also a sense of historical identity. एक continuing historical identity होती है. तो for example, इंडिया की कितनी एक rich history है तो हम उसको date कर देते हैं back to IVC, right? Indus Valley Civilization. अब Indus Valley Civilization से चलते चलते कितने numerous और लोग आए हैं और वो हमारी historical identity का part बनते चले गए हैं. ठीक है, तो चाहे वो आर्यंस आए हों, चाहे वो जो है आगे चल के आपकी a lot of Indo-Greek ट्राइब्स आई हों, राइट? चाहे वो आपके और आगे चल के चाहे वो सल्तनत हो या फिर इवन मुगल्स हो, आके जब वो इंडिया के अंदर सेटल हो गए, उन्होंने इंडिया की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को और रिच बना दिया और उस कंटिन्यूइंग आइडेंटिटी का वो भी एक हिस्सा बन गए. अब इस कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी के साथ ही साथ दिस ग्रुप ऑल्सो हैज अ शेयर्ड विजन ऑफ द फ्यूचर. तो हम बात करते हैं ना इंडिया की कि हम उसको एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, या इंडिया को हम एक ग्रेट सुपर पावर बनाना चाहते हैं, या फिर इंडिया को हम एक लिबरल डेमोक्रेटिक थ्राइविंग कंट्री की तरह इमेजिन करते हैं. तो एक शेयर्ड फ्यूचर, एक शेयर्ड विजन होती है कि हम किस तरह की कंट्री जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं. ऐसी ही शेयर्ड विजन जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी एम्बॉडी की है. ठीक है, ये जो शेयर्ड विजन का आइडिया है. नेक्स्ट आप वेरी इंपॉर्टेंटली ये तभी पॉसिबल हो पाता है इफ देयर इज अ कॉमन टेरिटरी जिसके ऊपर ये ऑक्यूपाई कर रहे हो. तो द आइडिया ऑफ इंडिया ऑल्सो हैज अ टेरिटोरियल बाउंड्री. तो हम बात करते हैं ना कि जब भी हम इंडिया को इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक वो मैप आ जाता है, तो एक टेरिटोरियल एसोसिएशन भी होती है विद नेशनलिज्म. या फिर फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं इवन पैलेस्तीन की. तो पैलेस्तीन के अंदर चाहे अभी भी टेरिटरी नहीं उनके पास, बस उनको वो टेरिटरी वो चाहते हैं, उन्होंने इमेजिन किया हुआ है कि हमारा नेशनलिज्म जो है विद दिस पीस ऑफ लैंड एसोसिएटेड है, एंड देयरफॉर स्टेट बनने के लिए हमारा नेशनलिज्म चाहता है कि हम इस पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर जो है हमारा भी अधिकार हो. Lastly and very importantly, it also involves certain shared political ideals. तो जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स लिखे हुए हैं. ये हमें अपने प्रीएम्बल के थ्रू ही देख के पता लग जाते हैं. सो आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब जो है पॉलिटिकल आइडियल्स हैं जो कि हम एक्सेप्ट करते हैं, जिनके बेसिस पे हम अपनी नेशनहुड को आगे बढ़ाते हैं. साथ ही साथ में देयर इज एन एस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, कि हमारी जो है हम एक सॉवरेन पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाएं जो कि हम खुद ही डिफाइन करें, जो किसी और के कब्जे में ना हो, किसी और के कंट्रोल में ना हो. ठीक है, सो ये आइडिया होता है नेशन एंड नेशनहुड का. तो ये जो कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये जो कुछ कॉन्सेप्चुअल इश्यूज हैं, ये अब आपको पॉलिटिकल थ्योरी की ज़्यादा बुक पढ़ने से अच्छा ये छोटे छोटे टेबल्स के थ्रू आपको पता लग जाएगा. यू कैन जस्ट गो थ्रू देम. लेट्स वेरी क्विकली डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस कि आपको एक आइडिया भी हो जाएगा किस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में आते हैं. तो पहला क्वेश्चन है जिसके आपने आंसर्स जो है कॉमेंट्स में देने. सो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, बहुत ईजी है क्योंकि ये सब मैंने कवर करा दिया है इन दिस लेक्चर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्किंग ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया एंड मार्क द करेक्ट वंस. फर्स्ट, इट अलाउज फॉर स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स. Second, prevents both inter and intra-religious domination. Third, it is based on a strict separation of private and public sphere. आपके ऑप्शंस हैं A1 only, B2 only, C1 and 2 only या D1 and 3 only. ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है. सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे, सेकेंड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रीडम एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन. पहला, freedom involves removal of all constraints. Second, it directs state
to provide opportunities for the development of our potential. ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं A1 only, B2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2. ठीक है, ये सब डिस्कस किया गया है. सो आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू विल गेट बोथ दीज क्वेश्चंस राइट. नाउ बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर, जस्ट टू लेट यू नो, वीक 6 पे हम आ गए हैं. आई होप आपने अब अपने फेडरल रिलेशंस एंड वर्किंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट्स पढ़ लिया होगा. नाउ इज द टाइम टू रीडायरेक्ट योर एनर्जीज टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंटली, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स 12 बजे जो है, इंस्टेड ऑफ योर डेली आंसर राइटिंग, 12 बजे अब हम एक रिविजन सीरीज लेके आ रहे हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट्स राइट बिफोर योर प्रीलिम्स, जहां पे हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है, फटाफट आपको बताते जाएंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे एसोसिएटेड ये चीज़ें होती हैं, आपने इनको रिवाइज करना है. हमारा हिट रेट पिछली बार भी बहुत अच्छा था. सो अ लॉट ऑफ यू शुड अटेंड, शुड वॉच दोज वीडियोज, बिकॉज लास्ट मिनट रिविजन के अंदर वो आपकी बहुत हेल्प करेंगी. एंड एक तरह से आपको पता लग जाएगा कि ये ऐसे 50 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैंने दोबारा कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है, बिकॉज इनके चांसेस ऑफ कमिंग इन द पेपर काफ़ी ज़्यादा हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट वीक आपके मंडे ऑनवर्ड्स जो है रिवीजन क्लासेस शुरू हो जाएंगी. सो प्लीज डू स्टे ट्यून्ड. राइट, दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस.